हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीपल्स एकेडमी प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं वी हैव स्टार्टेड अ वीडियो सीरीज जिसमें हम पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे एक्सप्लेन्ड वीडियो लेक्चर्स लेके आ रहे हैं आपके लिए। एंड ये इस सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कॉजेज़ ऑफ कोल्ड वॉर पे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आप हमें फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे हम पॉलिटिकल साइंस के रिगार्डिंग डिफरेंट क्वेश्चंस को पोस्ट करते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की डिस्कशन एंड देखते हैं हमारे आज के टॉपिक को। तो जैसा कि आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कॉजेज ऑफ कोल्ड वॉर पे कि कोल्ड वॉर की जो ये टेंशन थी, जो ये कन्फ्लिक्ट था दो पावर ब्लॉक्स के बीच में, इसके क्या क्या कॉजेज थे। तो सारी बातें हम करेंगे इस छोटे से वीडियो में। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें एंड पीपल्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बाकियों से भी शेयर करें। आज के बाद आपको इस कोल्ड वॉर के कॉजेज वाले टॉपिक पे कोई कन्फ्यूजन नहीं रहने वाली। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा डिस्कशन। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कोल्ड वॉर के बारे में। तो कोल्ड वॉर एक पीरियड था जो 1945 से 1991 तक चला। एंड इस पीरियड में क्या था, दो कंट्रीज यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में एक स्ट्रगल थी पावर के लिए। एंड इसीलिए कोल्ड वॉर को डिफाइन भी किया जाता है, इट वाज ए स्टेट ऑफ टेंशन बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर। इट वाज ए स्ट्रगल फॉर पावर बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर फ्रॉम 1945 टू 1991। एंड ये जो टेंशन थी ये टाइम के साथ एस्केलेट होती गई, ज़्यादा होती गई। एंड इसी टेंशन के यानी कि कोल्ड वॉर के हमें कॉजेज आज समझने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले कॉज से। तो सबसे पहला कॉज अब यहाँ पे देख पा रहे हैं, आइडियोलॉजिकल डिवाइड। तो सबसे इम्पोर्टेंट कॉज जो कोल्ड वॉर का बना, जो इस टेंशन का बना यूएसए एंड यूएसएसआर में, जो कन्फ्लिक्ट था, जो स्ट्रगल फॉर पावर थी, उसका सबसे बड़ा कॉज था आइडियोलॉजिकल डिवाइड। क्योंकि यूएसए एक आइडियोलॉजी में बिलीव करता था जिसको कैपिटलिज्म कहते थे, एंड यूएसएसआर दूसरी तरफ कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में बिलीव करता था। एंड दोनों अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहे थे कि वर्ल्ड में ज़्यादा से ज़्यादा उनकी आइडियोलॉजी जो है वो स्प्रेड हो जाए। जैसे कि यूएसए ये चाहता था कि सारे वर्ल्ड में कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी यानी कि कैपिटलिज्म फैल जाए, एंड दूसरी तरफ यूएसएसआर चाहता था कि सारे वर्ल्ड में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी फैल जाए। तो ये आइडियोलॉजीज़ को स्प्रेड करने की जो स्ट्रगल थी, ये सबसे इम्पोर्टेंट कॉज बना कोल्ड वॉर की टेंशन्स को एस्केलेट होने का। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। एंड इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये यूएसएसआर जो था, इसमें मेन लीडर रशिया था, ये आप याद रखेंगे, ये मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में भी। एंड यूएसएसआर पूरा जो है यूनियन ऑफ साउथ सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये 15 स्टेट्स का एक ग्रुप था। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। यूएसएसआर का सबसे इंपॉर्टेंट लीडर रशिया था। एंड यहाँ से जो ये यूएसएसआर है, ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में बिलीव करता था, एंड यूएसए जो ये कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी में बिलीव करता था। एंड दोनों ब्लॉक्स जो थे, दोनों ग्रुप्स जो थे, ये कोशिश कर रहे थे कि इनकी ही आइडियोलॉजी वर्ल्ड में स्प्रेड हो जाए। एंड ये आइडियोलॉजी को स्प्रेड करने की जो रेस थी, जो स्ट्रगल थी, ये एक कॉज बना कोल्ड वॉर का। चलते हैं हमारे दूसरे कॉज पे। एंड दूसरा कॉज अब यहाँ पे देख पा रहे हैं, वॉयलेशन ऑफ यल्टा एग्रीमेंट बाय यूएसएसआर। तो यहाँ पे क्या होता है कि 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया, तो कुछ कंट्रीज़ के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया गया। एक कॉन्फ्रेंस होती है, सबसे पहले आप याद रखें, जिसको यल्टा कॉन्फ्रेंस कहा जाता है, इसको क्रीमिया कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है। ये 1945 में होती है। एंड इस कॉन्फ्रेंस में एग्रीमेंट साइन होता है बिटवीन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट जो कि यूएसए से थे, एंड विंस्टन चर्चिल जो कि प्राइम मिनिस्टर थे यूके के, एंड जोसेफ स्टैलिन जो कि यूएसएसआर से थे। तो ये आपस में एक एग्रीमेंट साइन करते हैं जिसको यल्टा एग्रीमेंट कहा जाता है। एंड इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली जो ये नीचे स्टेट्स दिए हुए हैं, पोलैंड, ईस्ट जर्मनी, चेक स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, इनको प्रॉमिस किया गया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद इन सारी कंट्रीज़ में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराए जाएंगे। लेकिन होता क्या है कि यूएसएसआर इस एग्रीमेंट को वॉयलेट करता है, एंड इन कंट्रीज़ में से कुछ कंट्रीज़ में वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को एस्टैब्लिश कर देता है, कम्युनिस्ट रिजीम्स, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स को एस्टैब्लिश कर देता है। तो इस तरह से
ये यल्टा एग्रीमेंट की वॉयलेशन थी, क्योंकि एग्रीमेंट में तो ये कहा गया था कि इन सारी कंट्रीज़ को फ्री छोड़ा जाएगा ताकि इनमें इलेक्शंस हो, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स बने। लेकिन जो यूएसएसआर था उसने क्या किया, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स को एस्टैब्लिश कर दिया यहाँ पे। तो इस तरह से यल्टा एग्रीमेंट की वॉयलेशन हुई एंड इस तरह से यूएसए में एंड यूएसएसआर यानी कि रशिया में टेंशन्स जो हैं वो एस्केलेट होती गई। तो ये एक और कॉज था कोल्ड वॉर की टेंशन्स को एस्केलेट होने का। आई होप दिस इज क्लियर। चलते हम अपने नेक्स्ट कॉज पे। तो आप एक और यहाँ पे देख पा रहे होंगे, रेड में लिखा है सिक्रेसी ओवर एटॉमिक बॉम्ब्स। तो मैं आपको बता दूं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो यूएसए एंड रशिया थे ये एलाइज थे। ये आपको पता है एलाइज होता है कि पार्टनर थे। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये पार्टनर थे, लेकिन यूएसए ने क्या किया, जब एटॉमिक बॉम्ब बना रहा था तो उसने यूएसएसआर से ये बात छुपाई एंड यूएसएसआर को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं लगने दी कि यूएसए एटॉमिक बॉम्ब बना रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम यूएसए ने एटॉमिक बॉम्ब की इंफॉर्मेशन अपने बाकी एलाइज जो कि ब्रिटेन था, जो कि फ्रांस था, उनके साथ शेयर की। ओके, तो इस तरह से जो यूएसए की सिक्रेसी थी एटॉमिक बॉम्ब्स को लेके वो यूएसएसआर को पसंद नहीं आई कि हम तो इनके पार्टनर थे, हम तो एलाइज थे वॉर में, एंड हमसे ये किस तरह से एटॉमिक बॉम्ब की इंफॉर्मेशन छुपा सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से इन दो आप ये एक तरफ से यूएसए एंड एक तरफ से यूएसएसआर में जो टेंशन थी वो और ज़्यादा बढ़ती गई एंड यूएसएसआर अब यूएसए को एक सस्पिशियस की नज़र से देखने लगा, शक की नज़र से देखने लगा। तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, यहाँ पे रेड में नीचे कुछ लिखा हुआ है मैनहट्टन प्रोजेक्ट। तो ये यूएसए का एटॉमिक बॉम्ब जो बनाने का प्रोजेक्ट था, ये उसका नाम है मैनहट्टन प्रोजेक्ट। एंड 1945 तक यूएसए जो था ये एटॉमिक बॉम्ब बना चुका था। एंड दूसरी तरफ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं द सोवियत यूनियन टेस्टेड एन एटॉमिक बॉम्ब इन 1949। तो 1949 के आते आते सोवियत यूनियन यानी कि यूएसएसआर ने भी एटॉमिक बॉम्ब बना लिया था। तो दोनों यहाँ से अब न्यूक्लियर पावर्स बन चुके थे। आई होप दिस इज क्लियर। एंड यहाँ पे मैं कॉज की बात कर रहा था, तो कॉज यही था कि सिक्रेसी यूएसए ने रखी एटॉमिक इंफॉर्मेशन की एंड यूएसएसआर के साथ शेयर नहीं की, लेकिन बाकी जो एलाइज थे जिस तरह से ब्रिटेन था, फ्रांस था, उनके साथ इन्होंने एटॉमिक बॉम्ब्स की इंफॉर्मेशन शेयर की। एंड इस वजह से दोनों कंट्रीज़ में, क्योंकि यूएसएसआर को तो रशिया ही लीड कर रहा था, तो दोनों कंट्रीज़ के बीच में टेंशन्स और ज़्यादा बढ़ गई, यानी कि यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में टेंशन्स बढ़ गई इस सिक्रेसी की वजह से। इसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे एंड एक और कॉज को समझते हैं जो कि था मिलिट्री अलायंसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉज बना कोल्ड वॉर की टेंशन्स को एस्केलेट होने का। तो यहाँ पे क्या था कि एक तरफ यूएसए था, आपको पता है, एंड इसका एक ब्लॉक का क्या नाम था, कैपिटलिस्ट ब्लॉक। ये आपको मैं बता चुका हूँ, कैपिटलिस्ट ब्लॉक। एंड एक तरफ यूएसएसआर था एंड इनका कम्युनिस्ट ब्लॉक था। एंड यूएसए ने अब क्या किया, एक मिलिट्री अलायंस बना ली बहुत सारी कंट्रीज के साथ मिलके, जिसको नाम दिया नाटो। ये 1945 में एस्टैब्लिश की जाती है कैपिटलिस्ट ब्लॉक की कंट्रीज के द्वारा, जिसको नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। इसके हेडक्वार्टर जो थे वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में थे, आप ये याद रखेंगे। एंड करंटली नाटो आज भी फंक्शनिंग है एंड इसके 30 मेंबर्स हैं। एंड दूसरी तरफ यूएसएसआर ने भी जब यूएसए को देखा, यानी कि जब कैपिटलिस्ट ब्लॉक को देखा कि इन्होंने एक मिलिट्री अलायंस बना ली है, तो यूएसएसआर ने भी एक और मिलिट्री अलायंस बना लिया अपने लिए, जिसको नाम दिया गया वार्सा पैक्ट। तो वार्सा पैक्ट जो था ये यूएसएसआर की मिलिट्री अलायंस का नाम था एंड यूएसए की मिलिट्री अलायंस का नाम नाटो था। एंड इसके साथ यहाँ पे एरो आप देख पा रहे हैं, रेड एरो। तो यहाँ पे ये मैंने इसलिए लिखा है कि वार्सा पैक्ट का एक्चुअल नाम जो था वो था ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस। ये वार्सा पैक्ट का एक्चुअल में ऑफिशियल नाम था एंड इसको शॉर्ट में वार्सा पैक्ट कहा जाता था। तो अब मिलिट्री अलायंसेस का फंक्शन क्या होता है, देखिए मिलिट्री अलायंसेस इस तरह से काम करते हैं, ये काम करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी पे। कलेक्टिव सिक्योरिटी का प्रिंसिपल क्या है मैं आपको समझा देता हूं यहां पे, कि जैसे नाटो एक मिलिट्री अलायंस है एंड अगर नाटो के 30 मेंबर्स हैं एंड 30 मेंबर्स में से किसी एक मेंबर पे अटैक कर लेता है यूएसएसआर,
तो ये 30 मेंबर्स समझेंगे कि ये एक मेंबर पे अटैक नहीं है, ये पूरे 30 मेंबर्स पे अटैक है, एंड वो सारे मिल के फिर यूएसएसआर पे अटैक करेंगे। तो इस तरह से मिलिट्री अलायंसेस जो हैं ये कलेक्टिव सिक्योरिटी के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि वार्सा पैक्ट बाद में 1991 में एबॉलिश कर दिया गया, लेकिन वार्सा पैक्ट के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे थे? मॉस्को, सोवियत यूनियन। ठीक है, ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे और भी एग्जाम्स होते हैं, जैसे आपका एमए का एंट्रेंस आ गया, आपका यूजीसी नेट का एग्जाम आ गया। इन सारे एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। एंड यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता था कि मिलिट्री अलायंसेस बनाना भी एक तरह का कॉज बना कोल्ड वॉर टेंशंस को एस्केलेट होने का। इसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में एक और कॉज को देखते हैं, एंड वो है इकोनॉमिक एंड मिलिट्री असिस्टेंस। अब मैं आपको ये बता चुका हूं कि एक तरफ यूएसए है जो कि कैपिटलिस्ट ब्लॉक है, एक तरफ यूएसएसआर है जो कि कम्युनिस्ट ब्लॉक है, एंड कैपिटलिस्ट ब्लॉक जो यहाँ से है यूएसए वाला, इन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम इन्होंने मार्शल प्लान रखा। तो मार्शल प्लान क्यों रखा? क्योंकि ये प्लान जो है ये यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे जॉर्ज मार्शल, उन्होंने ड्राफ्ट किया था। एंड इस प्लान के अकॉर्डिंगली वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज के लिए उन्होंने एक इकोनॉमिक असिस्टेंस देनी शुरू कर दी, यानी कि क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूरोपियन कंट्रीज की बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई थी, तो अब इन कंट्रीज को इकोनॉमिकली रिवाइव करने के लिए मार्शल प्लान के अकॉर्डिंगली वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज को एड देने लगे। कौन? यूएसए यानी कि कैपिटलिस्ट ब्लॉक। तो इनको एड मिलने लगी, फाइनेंशियल एड, लेकिन किनको? वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज को। तो जब यूएसएसआर ने ये देखा तो यूएसएसआर ने भी एक और प्लान शुरू किया जिसको मोलोटोव प्लान नाम दिया गया। अब मोलोटोव प्लान भी सेम था, इसमें भी इकोनॉमिक एड दी गई, फाइनेंशियल एड दी गई, लेकिन किसको? ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज को। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कोल्ड वॉर में यूरोप जो था ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया था। एक तरफ ईस्टर्न ब्लॉक था जो कि ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी, ईस्टर्न ब्लॉक, दूसरी तरफ हमारे पास वेस्टर्न ब्लॉक था जो कि वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी। ओके, वेस्टर्न ब्लॉक, दिस इज नॉट के, दिस इज सी ब्लॉक। तो इस तरह से ईस्टर्न ब्लॉक यानी कि अंडर यूएसएसआर एंड वेस्टर्न ब्लॉक अंडर यूएसए, एंड इसी तरह से यूएसए ने एक इकोनॉमिक प्लान बनाया वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज के लिए, एंड यूएसएसआर ने एक इकोनॉमिक प्लान बनाया ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज के लिए। एंड दोनों असल में करना क्या चाह रहे थे? आइडियोलॉजीज को स्प्रेड करना चाह रहे थे। यूएसएसआर इकोनॉमिक एड तो दे रहा है, लेकिन ये भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज क्या हैं, ये कम्युनिस्ट रहेंगी। लेकिन यहाँ से यूएसए जो इकोनॉमिक एड दे रहा है वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी वो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी में ही रहेंगी। तो इस तरह से ये जो रेस लगी इन दो ग्रुप्स के बीच में, दो ब्लॉक्स के बीच में इकोनॉमिक एंड मिलिट्री असिस्टेंस की, ये इसीलिए थी ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ में अपनी आइडियोलॉजीज़ को स्प्रेड कर पाएँ एंड ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ को अपने ब्लॉक का हिस्सा बना सकें। एंड यहाँ पे रेड एरोज में आप देख पा रहे हैं कि मार्शल प्लान का एक्चुअल में नेम था इकोनॉमिक रिकवरी एक्ट 1948। रिकवरी एक्ट क्यों? इकोनॉमिक रिकवरी एक्ट इसीलिए क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो कंट्रीज़ की डिस्ट्रक्शन हुई थी इकोनॉमिकली, उनको रिकवर किया जाए। इसी तरह से यहाँ से मोलोटोव प्लान का एक और नाम था ब्रदर्स प्लान। तो ये क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू की शक्ल में किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो आप इन चीज़ों को भी ध्यान में रखेंगे। एंड मोलोटोव कौन थे? रशियन प्राइम मिनिस्टर थे, ये आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे एंड समझते हैं एक और कॉज को जिसका नाम है हमारे पास ट्रूमैन डॉक्ट्रिन। तो ट्रूमैन कौन थे एंड ये क्या थी ट्रूमैन डॉक्ट्रिन? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ट्रूमैन प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए थे एंड इन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया जिसको उन्होंने कहा जिसमें उन्होंने कहा कि हमें सोवियत यूनियन एंड कम्युनिज्म को कंटेन करना होगा। कंटेनमेंट ऑफ सोवियत यूनियन एंड कम्युनिज्म, प्रोग्राम ऑफ कंटेनमेंट ऑफ सोवियत यूनियन एंड कम्युनिज्म, यानी कि सोवियत यूनियन जो कम्युनिज्म फैला रही है इसको हमें कंटेन करना है, इसको हमें रोकना है। वी हैव टू स्टॉप दिस स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म इन द वर्ल्ड। एंड इसी को कहा गया ट्रूमैन डॉक्ट्रिन, इसी प्रोग्राम को ट्रूमैन डॉक्ट्रिन कहा गया। एंड इसकी वजह से, इस प्रोग्राम की वजह से अब जो था यूएसए वो यूएसएसआर का डायरेक्ट क्या बन गया? डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि एनिमी बन गया, क्योंकि अब तो खुले में जो यूएसए है वो
कम्युनिज्म के स्प्रेड को रोकने की बात कर रहा है, एज पर द ट्रूमैन डॉक्ट्रिन। तो इस तरह से अब यूएसए एंड यूएसएसआर जो थे ये बिल्कुल एक तरह से एक्सप्लिसिट तरीके से एक दूसरे के राइवल वर्ल्ड में दिखने लगे थे। इसके साथ साथ एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, फुलटॉन स्पीच, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया। तो फुलटॉन स्पीच क्या थी? विंस्टन चर्चिल जो प्राइम मिनिस्टर थी ब्रिटेन के, इन्होंने 1946 मार्च 5 को एक जगह है फुलटॉन, वहाँ पे एक स्पीच दी और उन्होंने कहा कि वर्ल्ड में एक आयरन कर्टन पड़ गया है, वर्ल्ड में एक आयरन कर्टन पड़ गया है, जिसमें क्या हुआ है कि यूरोप के दो टुकड़े हो गए हैं, यूरोप के दो टुकड़े हो गए हैं, एक वेस्टर्न यूरोप बन गया है, एक ईस्टर्न यूरोप बन गया है। एंड वेस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न यूरोप में कौन कौन था मैं आपको बता चुका हूं। वेस्टर्न यूरोप यानी कि कैपिटलिस्ट ब्लॉक, ईस्टर्न यूरोप यानी कि कम्युनिस्ट ब्लॉक, ठीक है। तो इस तरह से वर्ल्ड में एक आयरन कर्टन पड़ गया। ये असल में कोई लोहे का पर्दा नहीं था, बट इस डिवीजन को, इस सेपरेशन को इन्होंने आयरन कर्टन का नाम दिया। एंड मैं आपको मैप के थ्रू बताता हूं अब कि किस तरह से ये आयरन कर्टन था। तो ये जो आप देख पा रहे हैं, दिस इज यूएसएसआर एंड दिस इज यूएसए एंड द कैपिटलिस्ट ब्लॉक। तो ये रेड लाइन जो आप देख रहे हैं, ये एक्चुअल में रिप्रेजेंट कर रही है डिवीजन इन यूरोप, क्योंकि ये सारा यूरोप देख रहे हैं आप। एंड यहाँ पे आप ये रेड लाइन जो देख रहे हैं, इस साइड जो ये थोड़ा सा रेडिश कलर में एरिया है, ये यूएसएसआर का एरिया है। एंड इस तरह से जो ये आप ग्रीन देख रहे हैं, लाइट ग्रीन, ये यूएसए का एरिया है। तो ये यूरोप के इस तरह से हम कह सकते हैं कि डिवीजन हो गया था ईस्टर्न यूरोप एंड वेस्टर्न यूरोप में। दिस इज ईस्टर्न यूरोप बाय यूएसएसआर एंड दिस इज वेस्टर्न यूरोप बाय यूएसए। आई होप दिस इज क्लियर। दिस इज व्हाट आयरन कर्टन मीन्स। एंड इसके आगे हम चलते हैं तो एक और मैप यहाँ पे है, यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं दिस line shows the iron curtain between ईस्टर्न यूरोप एंड द वेस्टर्न यूरोप। वेस्टर्न यूरोप में कैपिटलिस्ट ब्लॉक था जिसको यूएसए लीड कर रहे थे, ईस्टर्न यूरोप में कम्युनिस्ट ब्लॉक था जिसको यूएसएसआर लीड कर रहे थे। एंड मेन लीडर कौन थे? रशिया। ये आप याद रखेंगे, ही वॉज द हेड ऑफ द कम्युनिस्ट ब्लॉक, ऐसे हम बोल सकते हैं। चलते हैं आगे एंड यहाँ पे हम एक और कॉज को समझते हैं, दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ बर्लिन वॉल। अब बर्लिन कहाँ पे है? जर्मनी में है। एंड बर्लिन में ही एक वॉल क्रिएट कर दी गई जिससे बर्लिन के दो हिस्से हो गए, एक तरफ से ईस्टर्न बर्लिन बन गया एंड दूसरी तरफ से वेस्टर्न बर्लिन बन गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका क्या है। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो अलाइड पावर्स जो थे, यानी कि यूएसए, यूके, फ्रांस एंड सोवियत यूनियन, ये एक ही अलाइज में थे, ठीक है, ये एक ही ग्रुप में थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, एंड जर्मनी के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे। लेकिन जब जर्मनी हार गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, तो इन्होंने जर्मनी को 4 हिस्सों में बांट लिया कि भाई हम जर्मनी को आधा आधा करके बांट लेते हैं। तो एक हिस्सा यूएसए को गया, एक यूके को, एक फ्रांस को, एक सोवियत यूनियन को। एंड जो अब यूके, यूएसए एंड फ्रांस का एरिया था, ये कैपिटलिस्ट ब्लॉक का हिस्सा बन गया। आई होप आपको समझ आ रहा है। यूके, यूएसए एंड फ्रांस का जो एरिया था ये कैपिटलिस्ट ब्लॉक का हिस्सा बन गया। एंड यहां से सोवियत यूनियन का जो एरिया था ये कम्युनिस्ट ब्लॉक का हिस्सा बन गया। ओके। एंड अब क्या होता है, इस तरह से जर्मनी के हो गए 2 हिस्से, वेस्टर्न जर्मनी कैपिटलिस्ट ब्लॉक एंड ईस्टर्न जर्मनी कम्युनिस्ट ब्लॉक। ओके। अब इसके आगे क्या होता है कि जोसेफ स्टालिन जो कि सेक्रेटरी थे, जोसेफ स्टालिन जो थे ये सेक्रेटरी थे सोवियत यूनियन के, जो यूएसएसआर था इसके ये सेक्रेटरी थे। एंड अब जोसेफ स्टालिन जो थे ये मार्शल प्लान को रिजेक्ट कर रहे थे, इसलिए ये मार्शल प्लान को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि इनका मानना था कि अगर मार्शल प्लान जो है वो ईस्ट जर्मनी में भी आ गया तो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी ईस्ट जर्मनी में फैल सकती है, क्योंकि ईस्ट जर्मनी में उस टाइम पे कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी, कम्युनिस्ट ब्लॉक का हिस्सा थी ईस्ट जर्मनी। बट अगर मार्शल प्लान आ जाता, जो कि यूएसए के द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें इकोनॉमिक एड दी जा रही थी कंट्रीज को, अगर वो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज को भी मिलती तो शायद ईस्ट जर्मनी भी जो है वो भी कैपिटलिस्ट ब्लॉक का हिस्सा बन सकता था। इसलिए जोसेफ स्टालिन जो थे वो मार्शल प्लान के अगेंस्ट थे। एंड जोसेफ स्टालिन चाहते थे कि जो जर्मनी है ये पूरी तरह से यूनाइटेड हो जाए एंड ये ईस्टर्न एंड वेस्टर्न जर्मनी जो है ये एक ही जर्मनी बन जाए एंड ये कम्युनिस्ट ब्लॉक का ही हिस्सा बन जाए। अब इसके आगे क्या होता है आप सुने, ये हमारा नेक्स्ट स्लाइड है। तो क्या हुआ कि ईस्ट जर्मनी से माइग्रेशन शुरू होगी वेस्ट जर्मनी की तरफ,
क्योंकि वेस्ट जर्मनी में ये बताया गया बहुत सोर्सेज के थ्रू कि वेस्ट जर्मनी में कंपेरेटिवली टू ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी में जो सिचुएशंस हैं बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, वहाँ पे वेजेस अच्छी मिल रही हैं, वहाँ पे काफ़ी अच्छा सिस्टम है, तो इसलिए ईस्ट जर्मनी के लोग वेस्ट जर्मनी में माइग्रेट करने लगे एंड मिलियंस में लोग माइग्रेट कर गए कुछ ही टाइम में। लेकिन अब जब जो हमारे पास ईस्ट जर्मनी थी, जब इन्होंने देखा कि यहाँ से सारे लोग जा रहे हैं, तो क्या हुआ कि ईस्ट जर्मनी को जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भी कहा जाता था। ओके, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक वॉल बना दी 1961 में, जिसको बर्लिन वॉल कहा गया। एंड मैं आपको बता दूं, जिस तरह से जर्मनी के 2 टुकड़े हुए, इसी तरह से बर्लिन के भी 2 टुकड़े किए गए थे। एक तरफ से ईस्ट बर्लिन था, एक तरफ से वेस्ट बर्लिन था। मैं आपको अगले स्लाइड में बताऊंगा। तो बर्लिन के भी 2 टुकड़े थे, ईस्ट बर्लिन एंड वेस्ट बर्लिन। एंड जब माइग्रेशंस होने लगी ईस्ट जर्मनी से वेस्ट जर्मनी की तरफ, तो एक वॉल बना दिया गया बर्लिन में ही, एंड इसी वॉल को बर्लिन वॉल कहा गया। बाद में ये वॉल 1989 में डिसमेंटल की गई, हटाई गई, जिसको फॉल ऑफ बर्लिन वॉल कहा जाता है। फॉल ऑफ बर्लिन वॉल सॉरी। तो इस तरह से ये बर्लिन वॉल बनाना, ईस्ट एंड वेस्ट यूरोप के बीच में एक कंक्रीट डिवीजन को करना, ये भी एक कॉज बना कोल्ड वॉर की टेंशन्स को एस्केलेट होने में। एंड इसके साथ साथ आगे मैं आपको मैप के थ्रू बताता हूँ कि किस तरह से ये था। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये जो है ये कैपिटलिस्ट ब्लॉक का हिस्सा है जो वेस्ट जर्मनी है, एंड ये ईस्ट जर्मनी जो है ये कम्युनिस्ट ब्लॉक का हिस्सा है। एंड इसी तरह से ये बर्लिन है, ये छोटा सा जो आप देख पा रहे हैं, इसमें भी ईस्ट बर्लिन जो है ये यूएसएसआर का हिस्सा है, यानी कि कम्युनिस्ट ब्लॉक का हिस्सा है। एंड जो ये रेड में दिखाया गया है ये वेस्ट बर्लिन का हिस्सा है, यानी कि यूएसए, यानी कि कैपिटलिस्ट ब्लॉक का हिस्सा है। एंड यहीं पे इन्होंने वॉल क्रिएट की थी। मैं आपको अगले स्लाइड में बताता हूँ थोड़े से क्लैरिटी के साथ। तो ये आप देख सकते हैं, ये बर्लिन है एंड ये ईस्ट बर्लिन है जो सोवियत सेक्टर है, एंड ये वेस्ट बर्लिन है जो कि हमारे पास आप देख सकते हैं अमेरिका, ब्रिटिश एंड फ्रेंच, जो मैंने आपको कहा कि 3 हिस्सों में जो कैपिटलिस्ट ब्लॉक का जर्मनी था वो 3 हिस्सों में बांटा गया था। तो इसी तरह से बर्लिन का भी ईस्टर्न साइड था एंड वेस्टर्न साइड कर दिया गया। एंड ये वॉल है जो आप देख पा रहे हैं, ये वो वॉल है ताकि ईस्ट जर्मनी से वेस्ट जर्मनी में माइग्रेशन को रोका जा सके। ओके, सो दिस वाज द वॉल, दिस वाज द बर्लिन वॉल, जो कि कॉज बनी कोल्ड वॉर की टेंशन्स को एस्केलेट होने में। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये था हमारे पास कॉजेज ऑफ कोल्ड वॉर। आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ आया होगा। एंड मैं आपको फिर से बता देता हूं एक क्विक रिवीजन के थ्रू कि कॉजेज ऑफ कोल्ड वॉर में सबसे इंपॉर्टेंट कॉज बना आइडियोलॉजिकल डिवाइड, कि दोनों ब्लॉक्स जो थे अपनी अपनी आइडियोलॉजी को स्प्रेड करने में लगे हुए थे एंड स्ट्रगल में लगे हुए थे कि उनकी आइडियोलॉजी वर्ल्ड में फैल जाए। इसी तरह से यूएसएसआर ने जब यल्टा एग्रीमेंट को वायलेट किया तो ये भी एक कॉज बना टेंशन्स को एस्केलेट होने में। एंड इसके साथ साथ हमारे पास यूएसए ने जब एटॉमिक बॉम्ब्स को सीक्रेट रखा यूएसएसआर से, तो ये भी एक कॉज बना। एंड इसके साथ साथ हमारे पास मिलिट्री अलायंसेस भी एक कॉज बना, क्योंकि दोनों ब्लॉक जो थे वो मिलिट्री अलायंसेस बना रहे थे एंड ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ को उन अलायंसेस का हिस्सा बना रहे थे। इसी तरह से हमारे पास इकोनॉमिक एंड मिलिट्री असिस्टेंस, यानी कि दोनों ब्लॉक्स कोशिश कर रहे थे, फाइनेंशियल एड दे रहे थे कंट्रीज़ को, ताकि वो कंट्रीज़ उनके पर्टिकुलर ब्लॉक का हिस्सा बन जाएं। एंड इसी तरह से हमारे पास ट्रूमैन डॉक्ट्रिन एंड फुलटन स्पीच जो है, ये भी क्या है, ये भी कॉजेज हैं कोल्ड वॉर के। यहाँ पे ट्रूमैन डॉक्ट्रिन के थ्रू कम्युनिज्म को कंटेन करने का प्रोग्राम बनाया गया। एंड फुलटन स्पीच के थ्रू असल में आयरन कर्टन का यहाँ पे मीनिंग ये है कि एक सिंबल बताया गया कि भाई सच में वर्ल्ड में टेंशन्स हैं एंड वेस्ट यूरोप एंड ईस्ट यूरोप में एक तरह का आयरन कर्टन बिछ गया है इन 2 पावर ब्लॉक्स की स्ट्रगल की वजह से, इनकी टेंशन्स की वजह से, इनके कन्फ्लिक्ट की वजह से। एंड इसके साथ साथ जो बर्लिन वॉल था ये भी एक तरह का कॉज बना कोल्ड वॉर की टेंशन्स का। तो ये थे हमारे पास कॉजेज ऑफ कोल्ड वॉर। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। आप वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं एंड आप पीपल्स अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करें यूट्यूब पे एंड बाकी लोगों से भी शेयर करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पीपल्स अकेडमी। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एंड हम कोशिश करेंगे कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पॉलिटिकल साइंस के उन सब पे एक्सप्लेन्ड वीडियोज़ लेके आएँ। एंड हम UGC नेट पर भी MCQs लेके आ रहे हैं, आप उनको भी देख सकते हैं।
सॉरी यूजीसी नेट पे भी हम एमसीक्यूज लेके आ रहे हैं, एंड इसी तरह से एमए एंट्रेंसेस जो होने वाले हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के, हम उन पे भी एमसीक्यूज लेके आएंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पीपल्स अकेडमी. हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय, टेक केयर.